कक्षा 6 के विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से यह सीख पाएंगे कि हम लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं और उसे किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो जैसे कि शब्द में लिखा है लघुत्तम, तो पहले शब्द का अर्थ है लघुत्तम का मतलब सबसे कम। लघुत्तम का मतलब सबसे कम। अब समापवर्त जो अगला शब्द है वह है समापवर्त। पहले इसको हम ब्रेक करते हैं तो इसमें दो शब्द हैं, एक तो समाप में सार्व है और दूसरा है अपवर्त। सार्व अपवर्त को ही हम समापवर्त कहते हैं। अब अपवर्त को आप इससे पूर्व में गुणज नाम से जान चुके हैं, जिसे आप गुणज कहते हैं उसी को अब अपवर्त भी कहते हैं। तो बात करें माना दो संख्याओं की 12 और 18 की अगर बात करें और हमें 12 और 18 के लिए लघुत्तम समापवर्त ढूंढना है, तो सबसे पहले हम 12 के अपवर्त लिखते हैं। तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48। देखिए बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आप गुणज ज्ञात कर रहे थे, क्योंकि गुणज ही अपवर्त कहलाता है। 18 एक का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54। तो अब इन दोनों में अगर मैं समापवर्त यानी सार्व अपवर्त ढूंढूं, सार्व अपवर्त जिसे हम सार्व गुणज कह रहे थे, तो सबसे पहले मिलता है 36, फिर उसके बाद क्या मिलेगा 36 दूना 72, 36 तिया 108। ये आप पहले भी जान चुके हैं कि अगर सबसे छोटा सार्व अपवर्त सार्व गुणज हमें प्राप्त हो गया तो बाकी सार्व गुणज उसी सबसे छोटे सार्व गुणज के रूप में होंगे। जो सबसे छोटा सार्व गुणज है उसी के गुणज के रूप में बाकी होंगे। तो अब सार्व अपवर्त हमें मिला 36, 72, 108। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ा बताइए, तो सबसे बड़ा बताना मुश्किल है, क्योंकि सार्व गुणजों की संख्या अपरिमित होती। तो इसलिए हम यहाँ पर लघुत्तम कहते हैं। लघुत्तम माने सबसे छोटा। तो इससे यह क्लियर भी हो रहा है कि लघुत्तम ही क्यों निकाल रहे हैं, महत्तम समापवर्त क्यों नहीं कह रहे हैं। महत्तम समापवर्तक तो कहा था, क्योंकि अपवर्तक का मतलब संख्या के गुणनखंड, अपवर्त का मतलब संख्या के गुणज। तो लघुत्तम समापवर्त इसलिए कहा जा रहा है। लघुत्तम समापवर्त यहाँ पर क्या हो गया आपका सबसे छोटा 36, क्योंकि महत्तम समापवर्त नहीं निकाला जा सकता। वह कितना होगा यह नहीं बताया जा सकता है, तो इसलिए आपको लघुत्तम समापवर्त पूछा जा रहा है। अब यह भी प्रश्न उठ सकता है कि लघुत्तम समापवर्तक क्यों नहीं निकाला जाता है। वो इसलिए क्योंकि कोई भी दो संख्याओं की बात करो, माना आप 20 और 30 की बात करो, और इनके अगर आप अपवर्तक ढूंढोगे तो सबसे छोटा जो मिलेगा वो 1 मिलेगा, क्योंकि कितनी भी संख्या ले लो उन सभी का लघुत्तम समापवर्तक 1 होगा। इसलिए आपको हमेशा जब आप प्रश्न पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त की बात की जाएगी, क्योंकि महत्तम समापवर्त नहीं मिल सकता और लघुत्तम समापवर्त कितनी भी संख्याएं ले लो सभी का 1 होता है। तो महत्तम समापवर्तक अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम उसे इससे पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम लघुत्तम समापवर्त की बात कर रहे हैं। तो हम लघुत्तम समापवर्त का मतलब जो भी उसके सार्व गुणज हैं यानी सार्व अपवर्त हैं, उसमें से सबसे छोटा कौन है उसे हम लघुत्तम समापवर्त कहेंगे। तो बहुत बार बच्चे जब इसको लॉ सौ मौ सौ पढ़ते हैं, तो जो लॉ के बाद 100 और मौ के बाद 100 कह रहे हैं, उस 100 का अर्थ दोनों में अलग है। मौ 100 में महत्तम समापवर्तक है, लॉ 100 में लघुत्तम समापवर्ती है। तो अपवर्ती और अपवर्तक में थोड़ा सा अंतर है, उसको आपने अच्छी तरह समझना होगा। तो अब बात करते हैं कि हम कैसे लघुत्तम समापवर्त निकालें। क्या प्रत्येक बार हम इसी प्रकार लघुत्तम समापवर्त ढूंढेंगे, क्योंकि यह भी तो एक तरीका है। 12 और 18 का हमने लघुत्तम समापवर्त इसके अपवर्त लिखे, इसके अपवर्त लिखे, फिर दोनों के सार्व अपवर्त ढूंढे और उसमें सबसे छोटे को हमने कह दिया लघुत्तम समापवर्त। लेकिन हर बार जब हमें लघुत्तम समापवर्त निकालने हैं तो हम ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि हम अभाज्य गुणनखंडन विधि का प्रयोग करेंगे।
अब बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से हम कैसे लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं। जैसे हम मौसम निकाल रहे थे, सबसे पहले 18, 12 और 18 की अगर बात करें तो इन दोनों के हम नोट करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 दूनी 4 तिया 12, फिर 2 तिया 6 तिया 18। अगर आप ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे प्राप्त कर सकते हैं 2 नम, फिर 3 तिया, फिर 3 इक्का, ऐसे ही 12। तो अब हम लघुत्तम समापवर्ती कैसे निकालेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि लघुत्तम समापवर्ती होता क्या है। अब हम गणितीय रूप से उसको प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो पहला मेथड है अभाज्य गुणनखंडन विधि। तो हम दोनों संख्याओं के जिनका हमें लॉसा निकालना है उसके अभाज्य गुणनखंड लिख लें। फिर उसके बाद लघुत्तम समापवर्ती में कौन कौन अभाज्य गुणनखंड को हम शामिल करेंगे। सबसे पहले जो दोनों में है, 2 दोनों में है, इसको शामिल कर लिया तो एक बार आगे है। तो आप ये मानिए कि आपने 2 को शामिल कर लिया। फिर उसके बाद 3 दोनों में है, गुणा 3। फिर उसके बाद जो ऊपर छूटेगा उसको भी लेंगे और जो नीचे छूटेगा उसको भी लेंगे। इस प्रकार हम लॉसा निकालते हैं। अब देखिए इसका लॉसा कितना आता है, 2 तिया 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। वही लघुत्तम समापवर्ती है जो हम निकाल रहे हैं। तो यह अभाज्य गुणनखंडन विधि है कि हम पहले उन दोनों में जो सार्व गुणनखंड होगा अभाज्य उसको हम ले लेंगे। फिर उसके बाद जो छूटेंगे उनको भी हम शामिल कर लेंगे। सभी का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो उसी को हम 2 संख्याओं का लॉसा कहते हैं। और यही प्रक्रिया हम 3 संख्याओं के लिए भी लागू करेंगे। जैसे हमें बात करनी है 15, 20 और 30 के लिए। माना हमें इन 3 संख्याओं का लॉसा निकालना है। लॉसा को अंग्रेजी में LCM भी कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले हम 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 15 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में अगर व्यक्त करें तो 3 गुणा 5। 20 4 गुणा 5 होता है तो 4 को ब्रेक करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। और फिर ये 6 पंचे 30 होता है तो 2 तिया 6 पंचे 30। अब हम लॉसा निकालेंगे। तो सबसे पहले वह अभाज्य गुणनखंड देखेंगे जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में शामिल हो, सबसे पहले वो ढूंढेंगे। तो वह अभाज्य गुणनखंड जो तीनों में शामिल है वह है 5। तो सबसे पहले हम इसको नोट करेंगे 5। फिर उसके बाद यह देखेंगे कि ऐसा कौन है जो अगर तीनों में शामिल नहीं है तो ऐसा कौन है जो 2 में शामिल है। जैसे 1 2 ये इसका हमने 2 नोट कर लिया और ये 5 ये वाला नोट किया था। फिर ऐसा जो 2 में है वो है 3, एक ये 3 एक ये 3, इन दोनों का भी हम केवल 1 लेंगे। फिर उसके बाद जो बचता है 2। इस प्रकार से हम LCM ज्ञात करेंगे 3 या 2 से अधिक संख्याओं का। तो पहले हम सभी संख्याओं में कॉमन ढूंढेंगे। फिर उसके बाद अगर हमें नहीं मिलता है तो फिर हम 2 संख्याओं में कॉमन ढूंढेंगे। फिर 2 में भी नहीं मिलता है तो फिर जो छूटता है उसको भी ले लेंगे। तो सबसे पहले हमने सभी में देखा 5। फिर उसके बाद सभी में कॉमन कोई नहीं है तो फिर हमने 2 में देखा तो 1 मिला, इसका ये लिख लिया। फिर एक 3 मिला, 15 में भी है और 30 में भी है, उसको भी ले लिया। एक ही बार लेंगे, देखो 1 1। फिर उसके बाद कहने का मतलब पहले 3 3 का हम देखेंगे, फिर उसके बाद 2 2 का, फिर नहीं लास्ट में 1। तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 दूना 60। अगर आप 15 20 30 का बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी लॉसा निकालेंगे तो आपको 60 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 15 के आप गुणनखंड लिखेंगे, गुणज लिखेंगे तो 15 1 का 15, 15 दूनी 30, 45, 60। फिर उसके बाद 20 के लिखेंगे तो 20 में भी आएगा 20, 20 दूनी 40, 20 दिया 60। फिर उसके बाद 30 में भी आएगा 60, 30 का 30, 30 दूनी 60।
अब सार्वगुणज अगर हम लिखेंगे, जिन्हें हम सार्व अपवर्ती भी कहते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 60, 60 के बाद अगला 120, फिर अगला क्या मिलेगा 180, क्योंकि फिर 60 के ही गुणज के रूप में मिलेंगे। तो सबसे छोटा कौन है 60 है, तो 60 को हम क्या कह देंगे 15, 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्ती। अब जो हम इस प्रकार से लॉसो निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंडन से, इसी को हम लिखने का तरीका बदलते हैं, तब क्या हो जाता है उसे हम समझेंगे। अब जो प्रक्रिया हमने यहाँ पर लॉसो निकालने के लिए करी है, उसे हम एक तालिका रूप में अगर लिखें तो हमें संख्याएं थी 15, 20 और 30। एक खड़ी लाइन आप खींचेंगे और इसको आप समझिए कि आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसी को यहाँ पर तालिका रूप में कर रहे हैं, तो बदल जा रहा है लिखने का फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग देंगे। अगर किसी भी संख्या में 2 का भाग जाता है, इन तीनों में से किसी में भी अगर 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग देंगे। 15 में नहीं जाता है ऐसे ही छोड़ देंगे, जिसमें जाता है भाग दे के नीचे लिखेंगे। ये क्या किया हमने, 15 में भाग नहीं गया ऐसे ही छोड़ दिया, 2 से 10 बार भाग गया और 2 से 15 बार भाग। फिर हम देखेंगे कि क्या इन तीनों में अब किसी में 2 का भाग जाता है। हाँ, जिसमें जाता है उसमें भाग देंगे, बाकी को ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 की बात करेंगे। केवल अभाज्य संख्याओं से भाग देना है, क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंडन द्वारा लॉसो निकाल रहे हैं। 3 का भाग जाता है, 3 पंचे 15, इसमें नहीं जाता है, और 3 पंचे 15। फिर उसके बाद हम 5 का भाग देंगे, 5 एक्का 5, 5 एक्का 5, 5 एक्का 5। जब लास्ट में तीनों संख्याओं की जगह हमें अंत में 1 1 प्राप्त हो गया, तो हम लिखते हैं लॉस ऑफ प यानी LCM लघुत्तम समापवर्ती बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये प्रक्रिया हम कर रहे हैं, यही प्रक्रिया यह भी है। कैसे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारा लॉसो में हमने 5 शामिल किया है, और 5 तीनों में 5 ने तीनों को विभाजित किया है। तो देखिए हमने इसमें यहाँ भी 5 शामिल किया, और 5 ने देखो तीनों को विभाजित किया, यानी ये 5 इसको भी विभाजित किया, क्योंकि ये 5 इसमें था तभी तो विभाजित किया, इसमें भी था गुणनखंड के रूप में, और इसमें भी शामिल। उसके बाद 2 20 और 30 को विभाजित करने वाला एक बार शामिल हुआ है। तो देखो जो शुरुआत में 2 है उसने 20 और 30 को विभाजित किया, तो 2 शामिल हुआ ये। फिर उसके बाद 3 किसका गुणनखंड है, एक तो 30 का और एक 15 का। अब देखो 3 ने किस को विभाजित किया, एक तो 15 को और एक 30 को, क्योंकि 3 का भाग आपने इस 15 में दिया, यह तो वही 15 है, और 3 का भाग इस 15 में दिया, यह कौन 15 है, जो 30 का 15 बन गया है। तो अर्थात 3 का भाग 30 में भी जा रहा है और 3 का भाग 15 में भी जा रहा है, तब जाके 3 को 2 बार नहीं बल्कि एक ही बार सम्मिलित किया। तो और यहाँ भी देखो 3 एक बार है, क्योंकि इसने इसमें भी भाग दिया और इसमें भी भाग दिया, केवल इस वाले में भाग नहीं गया। तो अतः आपको जो यहाँ से पहले 3 9 में कॉमन, फिर उसके बाद 2 में कॉमन, फिर 2 के बाद कॉमन नहीं आ रहे हैं, तो फिर सब छूटे हुए, तो वही हम यहाँ भी कर रहे हैं। भाग हम स्टार्टिंग करेंगे 2 से, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है। 2 से जिनमें भाग जा रहा है देंगे, नहीं जा रहा है उनको एज इट इज उतार देंगे। 2 से 15 में भाग नहीं गया तो हमने ऐसे ही उतार दिया। फिर 2 से अगर भाग जा रहा है तो फिर देंगे। तो कहने का मतलब 2 छूटना नहीं चाहिए, कोई भी 2 छूटना नहीं चाहिए। ऐसे ही फिर हम 3, फिर ऐसे ही 5 के लिए प्रक्रिया दोहराएंगे। तो फिर इस रूप में हम नहीं लिख के इसको इस रूप में लिखेंगे तो थोड़ा सा आसानी से और जल्दी से हमें लॉसो प्राप्त हो जाएगा। तो हम संख्याओं का लॉसो इसी रूप में ज्ञात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं यह समझे होंगे, और लघुत्तम समापवर्त 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे यह भी आप सीखे होंगे। तो अब व्यवहारिक रूप में जब हमसे सवाल पूछे जाएंगे तो किस प्रकार के प्रश्न होंगे। 2 प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, एक तो अधिक से अधिक और एक कम से कम, या अधिक से अधिक के लिए कहीं पर आपको शब्द मिलेगा अधिकतम और कम से कम के लिए आपको शब्द मिलेगा
न्यूनतम। तो दो शब्द आपको मिलेंगे, या तो अधिकतम कहा जाएगा या न्यूनतम कहा जाएगा, या सबसे लंबा कहा जाएगा या सबसे छोटा कहा जाएगा। सबसे छोटा। तो इस प्रकार के शब्दों पर आपने अपने प्रश्न में ध्यान देना है, क्योंकि जब भी आपसे अधिकतम से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो वह महत्तम समापवर्तक से संबंधित प्रश्न होगा। न्यूनतम, सबसे छोटा या कम से कम इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो वह लघुत्तम समापवर्ती से संबंधित क्वेश्चन होगा।